कि जो मेन चीज़ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे इसका क्या असर होगा। $10 की जो इंक्रीज़ होती है ना क्रूड ऑयल की प्राइस में, उससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन सालाना बढ़ जाता है। तो हमें अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कंजम्पशन है हमारी फ्यूल की, उसको भी हम कम करने के बारे में सोचें। खुदा न खास्ता अगर ये जंग जौन सी है जल्दी से इसका कुछ इलाज ना निकला तो ये अगला साल आपके लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी और फिर दोबारा से वही इशू जो 2022 के थे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे और जीडीपी की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ग्रोथ बढ़ जाए वो जीडीपी की ग्रोथ दोबारा से कम हो जाएगी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की सेकंड वीडियो जो बेसिकली मेरा ख्याल है पहली तो हमने वो दुबई की रियल एस्टेट पे कर दी, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल थे, लेकिन ज़्यादा सवाल इस वीडियो पे होने चाहिए था कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे ये जो जंग हो रही है ईरान इसराइल अमेरिका की, इसका क्या असरात हो सकते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक था जिसके ऊपर कम सवाल आए, लेकिन चले आए तो सही। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो जंग है ना, इससे एक बहुत बड़ा जो असर पड़ेगा वो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। और आपको पता ही है कि 2 साल में गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने में। और 2 साल पहले आपको पता ही मुल्क के हालात क्या थे, मुल्क बैंकरप्ट होने वाला हुआ था और उस वजह यही थी कि ट्रेड डेफिसिट बहुत था। ये जो $10 की जो इंक्रीज़ होती है ना क्रूड ऑयल की प्राइस में, $10 की जो इंक्रीज़ है, उससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन सालाना बढ़ जाता है। अब अगर ये $10 की इंक्रीज़ है, अब ये इस वक्त तकरीबन $50 से $60 की इंक्रीज़ हो चुकी है। तब आप खुद इमेजिन कर लीजिए, शायद इससे भी ज़्यादा बाय द टाइम ये वीडियो आएगी तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और ये मैं एवरेज ले रहा हूँ क्रूड की, ब्रेंट की भी, और दुबई से पाकिस्तान का जो ज़्यादा तेल आता है वो दुबई क्रूड से आता है, तो वो तकरीबन 130 के करीब है, और दूसरा जौन सा है वो तकरीबन 95 के करीब है। तो उसका एवरेज मैं ले रहा हूँ। तो अगर ये 50 फ़र्ज़ करें कि $50 इंक्रीज़ हो जाता है पर बैरल, तो इसका मतलब ये है कि 7.5 से 9 बिलियन। और ये मैं बहुत ही पैसिमिस्ट किस्म का आपको आइडिया बता रहा हूँ। ये तकरीबन आप वैसे अगर आप इसको कैलकुलेट कर दें तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक शायद ये 12 के करीब 12 बिलियन भी बन सकता है। तो एक सिचुएशन तो ये है। तो आप सोचें कि 12 बिलियन का अगर आपका ट्रेड डेफिसिट इकानमी में आ जाए सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट से, तो क्या होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डेस्परेट है इस वक्त कि किसी तरीके से फ्यूल की बचत की जाए ताकि इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि हम अफोर्ड ना कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी फरवरी के अंदर ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी 3 बिलियन पे जा चुका था। तो अब आप ये उसमें इस 10 बिलियन के अंदर वो 3 बिलियन भी ऐड कर लें जो ट्रेड डेफिसिट फ़र्ज़ करें फरवरी के अंदर अगर 3 बिलियन का है, तो अगर आप ये कैलकुलेट कर लें कि अगर ये 12 महीने में या 6 महीने में अगर ये 3 बिलियन 2 बिलियन हर महीने का ये फ़र्क पड़ता गया तो ये कहाँ तक जा सकता है। इसके अलावा एलएनजी जो है सप्लाई कट, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी एक मुश्किल में पड़ी थी, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो मार्जिन है, अव्वल तो एलएनजी की सप्लाई कट गई और उसकी वजह से गैस लोड शेडिंग पहले चल रही थी, और ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जौन सी है जो कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकती है। यानी कि आपकी एक तरफ तो इंपोर्ट का बिल है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो आ रही थी, उन दोनों के दरमियान जो आपका ट्रेड डेफिसिट आता है वो उन दोनों का फ़र्क है। अब अगर एक तरफ आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाए, दूसरी तरफ आपका दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाए, जो हो गई है, जो कि अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है मार्च में, वो ऑलरेडी कम जा रही है और फरवरी में भी कम थी। अगर ये ऑलरेडी कम होती है, पिछले जैसे मैं आपको बताया फरवरी में तो 3 बिलियन का डेफिसिट था, अगर इस महीने में और जैसे फ़र्ज़ करें आपका ये शिपिंग रुकी हुई है, एक्सपोर्ट्स के जहाज़ जौन से हैं, कंटेनर जा नहीं रहे, तो ये तो अभी शिपिंग की हालत तक है ना कि जी शिपिंग रुकी है, जिसकी वजह से आपके जो एक्सपोर्ट है उसके पैसे कम आएंगे, आपको डॉलर कम आएंगे। लेकिन अगर कल को
एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो जाती है। एलएनजी की सप्लाई ना मिलने की वजह से, या गैस की लोड शेडिंग की वजह से, या एनर्जी के क्राइसिस की वजह से आपकी मशीनें फुल लोड पे चल ही नहीं सकती। तो आप उसका भी असर लगा लें तो कि अगर ये पिछले महीने में इन चीज़ों के बगैर, ये दोनों बड़ी चीज़ों के बगैर, एक तो ये कि लॉजिस्टिक्स जौन से हैं, यानी कि जो आपका शिपिंग होती थी उसमें कोई मसला नहीं था, तो उसी तरफ एनर्जी का कोई क्राइसिस ऐसा नहीं था। उन दोनों के बगैर अगर आपका ट्रेड डेफिसिट 3 बिलियन था, तो इनके साथ आपका जो एक्सपोर्ट का बिल है वो कितना कम हो सकता है। तो ये आप सोच लें अब ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ सकता है। एक तरफ से इंपोर्ट बिल 10-12 बिलियन का उधर से चला जाए, बढ़ जाए, और ऊपर से अगर हमारी 20-30 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हो जाए तो अल्लाह ना करे, ये क्या इसके असरात हो सकते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि उसके ऊपर डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं। डॉलर की प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो ये मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि जो मेन चीज़ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे इसका क्या असर होगा। तो हमें अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ताकि हम अपनी खाली सिर्फ ये गवर्नमेंट से ये ना डिमांड करते रहें कि जी पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, या अपनी भी थोड़ी सी ये देख लें कि हमारी जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंजम्पशन है हमारी फ्यूल की, उसको भी हम कम करने के बारे में सोचें। दूसरी तरफ जो बड़ा फ़र्क पड़ेगा वो इन्फ्लेशन है। देखिए डीज़ल जौन सा है ना, वो पाकिस्तान की या किसी भी बड़ी इकॉनमी की ना बैकबोन होती है। डीजल से ट्रांसपोर्ट चलता है, कंस्ट्रक्शन चलती है, मशीनरी चलती है, एग्रीकल्चर मशीनरी, कंस्ट्रक्शन की मशीनरी, ये सारी की सारी डीज़ल डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में डीज़ल को स्ट्रेटजिक अहमियत मिली हुई है कि ये स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज़ के अंदर हमारी 80% जो सा डीज़ल है वो हमारा अपना है, लेकिन 20% जो सी सप्लाई है वो बाहर से आती है। और डीज़ल इस वक्त टोटली इंटरनेशनल मार्केट में मिल ही नहीं रहा। पेट्रोल तो चले मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, डीज़ल मिल ही नहीं रहा। और डीज़ल चाहिए आपको, अभी कटाइयाँ, फसलों की कटाई भी चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी इस पे चलती है, बड़ी हैवी मशीनरी तमाम की तमाम इस पे चलती है, ट्रांसपोर्टेशन सारी इस पे है, लॉजिस्टिक्स इस पे है। तो अगर ये जो डीज़ल है इसमें जो क्राइसिस है, फ़र्ज़ करें कि हमारी अपनी प्रोडक्शन 80% भी चलती रहे, लेकिन जो 20% का कट है जो बाहर से आना है वो नहीं आ रहा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस 20% का असर क्या होगा। तो जब डीज़ल की प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, जैसे आप कर रही हैं, अभी भी आपने खबरें सुनी होंगी कि अगर पेट्रोल 70 रुपये या 60 रुपये बढ़ने की लोग क्या सराहियाँ कर रहे हैं, तो शायद डीज़ल जो है वो 100 या 100 से ऊपर ही चला जाए, उसकी यानी कि कीमत उसकी 100 से ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये उसी वजह, ये उसकी बुनियादी वजह यही है जो मैंने आपको बताया कि जी वो पेट्रोल तो आ रहा है, डीज़ल तो आ भी नहीं रहा। डीज़ल तो इस वक्त शॉर्ट हुआ हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता है। इसकी वजह से हर प्राइस की, कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी। भाई हर चीज़ ने शिपिंग पे आना है, हर चीज़ ने ट्रांसपोर्ट होके आना है। आपकी फसलों की फ़र्ज़ करें, अगर डीज़ल महंगा है तो फसलों की कटाई, फसलों का थ्रेशर, सारे के सारे, कंस्ट्रक्शन, अगर मशीनरी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, उस पर ट्रैवलिंग की बात करें, इसकी लॉजिस्टिक्स की बात करें, हर चीज़ का असर बढ़ जाएगा अगर आपका डीज़ल की कीमत इस हिसाब से बढ़ गई। तो करंट ऑयल जो प्राइस है वो आपको बता दिया कि उसमें पेट्रोल है, डीज़ल है, एलएनजी जौन सी है वो नहीं आ रही कतर से, उसकी वजह से वो भी महंगी हो जाएगी। फर्नेस ऑयल जौन सा है वो महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जौन सी है उसकी प्राइस में इंक्रीज़ हो जाएगी, जो फर्नेस ऑयल पे वाला इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और ऑलरेडी मुझे कोई बता रहा था कि जी पिछले ये 2 हफ्तों के अंदर ये जो सोलर है ये महंगा हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई चॉइस नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में तो मौका परस्त बैठे हुए हैं जगह जगह, उन्होंने पहले की भी ख़रीद कर रखे हैं, उनको जो ही मौका मिलेगा वो कीमतें बढ़ा देंगे। सो इन्फ्लेशन के ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आना शुरू हो गया, प्राइसिंग के ऊपर, कमोडिटी की प्राइस, वो जो एक आम आदमी को मुतासर करती हैं वो कमोडिटी की प्राइसेस। तो अगर $100 पर बैरल के करीब अगर ऑयल प्राइस है, इससे तकरीबन 2 से 2.5% इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जबकि इस वक्त ऑयल जौन सा है वो तकरीबन 130 के करीब है। तो आप सोचें कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस वक्त 7.5% के करीब इन्फ्लेशन थी, 7 और 7.5 के दरमियान, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये थोड़ी सी
ओवरऑल नीचे आएगी, लेकिन नीचे नहीं आई थी पिछले महीने में भी, थोड़ी सी ऊपर चली गई, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं किया। अब अगर 2 से 2.5% या 3% इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आप सोचें कि उसका असर क्या होगा। तो ये इन्फ्लेशन जौन सा है इसका काफ़ी ज़्यादा मेगा इफेक्ट जौन सा है, ऑलरेडी जहाँ पे 50-60% लोग जो गुर्बत की लाइन पे बैठे हों, तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का बॉम्ब है, जो कि ये जो एनर्जी क्राइसिस जो जंग की वजह से क्रिएट हुआ है इसकी वजह से आ सकता है। तो हमें इन चीज़ों पे ख्याल करना चाहिए कि हमारा मुल्क जौन सा है इस जंग से वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट अगर है तो हम उसमें अपना कैसे चिप इन कर सकते हैं अपनी तरफ से, फ्यूल की कंजम्पशन को कम करके। हम इन्फ्लेशन अगर हमने बेयर करनी है तो हम अपने घर की बजटिंग कैसे करें, कि किस तरीके से करें, कौन सी चीज़ें लें कौन सी ना लें, किस तरीके से अपने घर का बजट को दोबारा से रीवैल्यूएट करें ताकि हम इन्फ्लेशन के असरात से बच सकें। तीसरी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपकी पता है पाकिस्तान के बिज़नेस हाउसेस काफ़ी अरसे से पीछे पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के, कि जनाब इंटरेस्ट रेट को कम करें। इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, जब लोन सस्ते हो जाएंगे, तो आपको पता है बिज़नेस सारे का सारा इंटरेस्ट रेट पे चलता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, इकॉनमी ग्रो करेगी। अगर इंटरेस्ट रेट अगर 2.5% इन्फ्लेशन या 3% बढ़ जाती है, जो 7.5% करंट है, तो तकरीबन अगर 10% यानी कि डबल डिजिट में 10-11% पे इन्फ्लेशन आ जाती है, तो आप समझ लें कि इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त मौजूद है वो ऑलरेडी वो तकरीबन 3 से 4% और बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा, वो और बढ़ जाएगा, वो 14% पे चला जाएगा, वो 14.5% में भी जा सकता है। तो वो जो एक उम्मीद थी कि जी पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मुल्क के काफ़ी प्रोग्रेस शो की है, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और हम अभी एक टेक ऑफ स्टेज पे हम स्टेबलाइजेशन के बाद सोच रहे थे कि पाकिस्तान के लिए अगला फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा होगा। तो खुदा न खास्ता अगर ये जंग जौन सी है जल्दी से इसका कुछ इलाज ना निकला, तो ये अगला साल आपके लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, और फिर दोबारा से वही इशू जो 2022 के थे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, और जीडीपी की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ग्रोथ बढ़ जाए, वो जीडीपी की ग्रोथ दोबारा से कम हो जाएगी। ये हो गया जी। उसके अलावा स्टॉक मार्केट, मैंने भाई इस वक्त आपको 3 बातें बता दी। मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट का बता दिया, मैंने आपको इन्फ्लेशन का बता दिया, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट्स का बता दिया। अब आप स्टॉक मार्केट पे आ जाएँ। स्टॉक मार्केट देखें, क्रैश हुआ स्टॉक मार्केट में 1,68,400 के करीब थी फरवरी में, 27 फरवरी को, और करंटली अब ये आज थोड़ी सी ऊपर आने के बावजूद भी 1,53,000 के करीब है। ये तकरीबन 15,000 पॉइंट्स ड्रॉप की है। ये जो राइज़ हुई थी, ये पॉजिटिव जो गवर्नमेंट ने मैक्रो इंडिकेटर्स शो किए थे, जो परफॉर्मेंस शो हुई है पाकिस्तान इकॉनमी में, कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइजेशन स्टेज से बाहर आ रही थी और मूव कर रही थी ग्रोथ स्टेज के अंदर, उसका वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने पिछले जब से ये 2026 चढ़ा है, आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए हैं, आपको बड़ी ग्रोथ दी है। अच्छा, अब उसके बाद से आपने ये देखना शुरू किया कि जैसे अब वो हुआ है, उसके बाद से एकदम ही जब 15,000 पॉइंट्स गिर गए, ये और भी नीचे जा सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन राइज हो गई और लिक्विडिटी का क्रंच आ गया, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने से लिक्विडिटी का क्रंच आ गया, और लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट, आप जब देखें ना कि ये लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं, आपको पता है पिछले यानी कि जो नए अकाउंट्स जो हमारे बने हैं वो जनरेशन जेड के, वो तकरीबन 5 लाख लोगों ने, नए लोगों ने PSX के अंदर अकाउंट खोले हैं ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, अब अगर वो 5 लाख के करीब लोगों ने नए अकाउंट खोले हैं, तो अब वो 5 लाख कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं जो कि अपनी तनख्वाह में से फ़र्ज़ करें 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000, 50,000 रुपया महीने का बचाते हैं। 50,000 से रियल एस्टेट की तो इस वक्त उतनी ग्रोथ नहीं थी, और रियल एस्टेट के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो 50,000 रुपया
सारे लोग इस वक्त क्योंकि PSX के अंदर या स्टॉक में लोग पैसे कमा रहे थे और स्टॉक की मार्केट बढ़ रही थी, इसलिए इवन के रियल एस्टेट का पैसा भी मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट का पैसा भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच के स्टॉक में कमाया कि जी यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अब ये जो पैसा वहाँ पे गया है, अब अगर जब महंगाई बढ़ जाती है तो वो जिसके 50,000 रुपया सेविंग कर रहा था और वो स्टॉक में लगा रहा था, वो बेचारा 20,000 रुपया बचा रहा है या वो 10,000 बचा रहा है, तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक में जा रही थी वो अब कम हो जाएगी। जब वो कम होएगी तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसके असरात आपको नज़र आएंगे और वो जो इतना हमने हाई एंड अचीव किया था 170, 72, 74 पे भी जाके, वो अब शायद आपको कुछ अरसे के लिए उतनी हाई जाती हुई नज़र ना आए। तो ये एक स्टॉक मार्केट का असर हो गया। काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हमारे बिलियंस की जब आपकी मार्केट गिरती है 4-4, 5-5 हज़ार पॉइंट्स एक एक दिन के अंदर, तो आप ये सोच लें कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन जौन सी है उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक दिन में असर पड़ता है, तो उसका लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक ये असर हो गया। अब फॉरेन रेमिटेंस पे आ जाएं। देखें 3.46 बिलियन डॉलर की जनवरी में रेमिटेंस आई है। 38 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर आई थी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो 2026 का फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर 38 बिलियन का रिकॉर्ड टूट जाएगा, हमारी रेमिटेंस बढ़ जाएगी। और ये मेनली आती है सऊदी अरब से, UAE से, UK से और USA से। अगर ये मुल्क जंग की वजह से, स्पेशली मेजर जो आपके पास है सऊदी अरेबिया और UAE, ये दोनों मुल्क इस वक्त जंग में, अगर ये इकॉनमी जंग में चली जाती हैं, देखें सऊदी अरब की मेन इकॉनमी ऑयल पे है, ऑयल की प्रोडक्शन ऑलरेडी वहाँ पे कम हो चुकी है, अटैक्स की वजह से आग लगी हुई है किसी न किसी फैसिलिटी के ऊपर, तो वो उनकी इकॉनमी पे उसका असर आपके सामने आ जाएगा, उनकी GDP कम हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने UAE को देख लिया, UAE की इकॉनमी के ऊपर काफ़ी बड़ा, उधर फ्यूल पे उनकी इन्हिसार कम है लेकिन उनका टूरिज़म पे ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप उनका टूरिज़म पे ज़्यादा है और वो टूरिज़म कम हो जाती है तो उस इकॉनमी के भी वहाँ पे भी असरात आएंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि जी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे, जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, और वो इन एनी केस होंगी, वर्स्ट केस सिनेरियो में ज़्यादा हो जाएंगी, लाखों के हिसाब से आएंगे, नहीं तो 1 लाख 2 लाख तो शायद आ ही जाएँ, वो तो इन एनी केस आ जाएंगे। इससे इतना असर तो पड़ ही जाएगा। अगर इकॉनमी फटाफट जंग बंद भी हो जाती है तो इतना असर ज़रूर पड़ेगा वक्ती तौर पर। अच्छा, अब अगर ये इकॉनमी श्रिंक कर जाती है, इनकी GDP श्रिंक कर जाती है, तो वहाँ पे जो लोग कमाने वाले हैं या तो वो वापस आ जाएंगे या वापस नहीं भी आते तो उनकी भी कमाई कम हो जाएगी। जब वहाँ पे रिसेशन आएगा तो उनकी कमाई भी कम, अब वो कमाएंगे तो पाकिस्तान में रेमिटेंस आएगी ना, तो वो एक रेमिटेंस जो आ रही थी, एक तरफ तो आपने को ट्रेड डेफिसिट बता दिया, दूसरी तरफ ये जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है जिसके अंदर फॉरेन रेमिटेंस भी शामिल हो जाती है, और हम बड़े खुश थे कि हमारी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ रही है, वो भी कम होने की चांसेस हैं, श्रिंक हो जाएगी और उससे और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और डॉलर के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपने डॉलर्स में पेमेंट करनी होती हैं, इंपोर्ट का बिल भी देना होता है और अपने कर्ज़े भी उतारने होते हैं, तो वो जो, और अपनी सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपेंसेस भी करने होते हैं। तो अब ये जो आपका डॉलर है उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो डॉलर तो रुपया जो है वो दोबारा से डिवैल्यू और हो सकता है, जो इतने सालों से स्टेबल खड़ा हुआ है, एक ये असर आ सकता है। इसी तरीके से मेरा ख्याल है जो रियल एस्टेट के ऊपर असरात आ सकते हैं उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। सो ये जो मैंने मोटी मोटी आपको 5 चीज़ें बता दी हैं, मैंने आपको ट्रेड का डेफिसिट बता दिया है, मैंने आपको इन्फ्लेशन बता दिया है, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिए हैं, मैंने आपको स्टॉक मार्केट बता दिया है, मैंने आपको फॉरेन रेमिटेंस बता दिया है। ये 5 पैरामीटर्स पॉजिटिव नहीं है, तो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इट्स नॉट वेरी गुड। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं इकॉनमी के, स्पेशली जैसे जैसे आगे महीने गुजरते चले जाएंगे और उन इकॉनमीज़ पे जंग ख़त्म भी हो जाए तो असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी उसके असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर बाकी कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह भी कहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो इसके असरात दूसरी तरफ भी हो सकते हैं,
उसके लिए दूसरी तरफ ये हो सकते हैं, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो ये जो बाहर के सारे हालात जो ख़राब हुए हैं उससे कई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल जाती हैं। कई अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर आप सेफ़ हेवन नहीं हैं और पाकिस्तान को लोग सेफ़ हेवन कंसीडर करते हैं, तो उस फिर ये भी हो सकता है कि वो जो इन्वेस्ट, सबसे पहले तो ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान से 10-12 बिलियन डॉलर हर साल हुंडी हवाला के ज़रिए बाहर जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और बाहर के मुल्कों में जाता है, एक तो वो रुक जाएगा बाहर जाना, कि जब मुल्क बाहर के हालात ठीक नहीं है तो अल्लाह करे वो रुक जाए, वो 10-12 बिलियन बच जाए। दूसरा ये कि जो बाहर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो बाहर मिडिल ईस्ट में, वो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, तो जो FDI जिसे आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर वो इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो कहते हैं ना कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर ये उसका बेनिफिट निकल सकता है, लेकिन करंट हालात में जो आपको बताना था वो मैंने आपको नुकसान उसका जो नज़र आ रहा है वो बता दिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह है, आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह है, अल्लाह कैन डू एनीथिंग, कुन फयकून जैसे होता है ना, अल्लाह के लिए तो कुन फयकून। अल्लाह ने शायद बाकी मुल्कों की मुश्किल में से पाकिस्तान की जैसे पहले इतनी इज़्ज़त दिलवा दी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद इसमें से भी पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बेहतरी कर दे। तो इसके लिए दोबारा एक कभी वीडियो बना देंगे। तो एक और अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है कि वो जैसे ये मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, वो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए बिलियन ऑफ डॉलर या तो माफ़ करना शुरू कर दें या बिलियन ऑफ डॉलर से लाना फ़ीस देना शुरू कर दें कि जी हमारे मुल्कों को भी सिक्योरिटी दे दे। तो देयर कैन बी सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ जो इसमें से निकल आएँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बचा दे हमें। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जिसके असरात ये हैं और आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हैं जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी कर लें तो फिर जो वर्स्ट है बुरा, वो बुरा वक्त आता नहीं है। अगर आप बुरे की तैयारी कर लें ना, अपने घोड़ों को तैयार कर लें, तो फिर बुरा नहीं आता। लेकिन अगर सडनली आ जाए और आप उसकी तैयारी ना की हो आपने, तो बड़ा शॉकिंग भी होता है और बड़ा तकलीफ दे होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बचा के रखे। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।